हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेटल और नॉन मेटल हमारा होता क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, उनका प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और वो सारी चीज़ें जो मतलब कि अगर मेटल और नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करेंगे और क्या चीज़ें बनाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। और इससे पहले आपने पहला चैप्टर, दूसरे चैप्टर में केमिकल को जान लिया, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पहले से पढ़ लिया है। तो अब हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानते हैं और इसके बाद हम कार्बन और इसके कंपाउंड को जानेंगे। तो सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल में हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल हमारा होता क्या है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं मेटल और नॉन मेटल के डेफिनेशन के बारे में। तो मेटल और नॉन मेटल हमारा होता क्या है। तो मेटल का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि एलिमेंट्स दैट आर जनरली हार्ड, शाइनी, malleable, ductile and good conductor of heat and electricity are called metals। तो मेटल्स हमारे क्या होते हैं। मेटल्स हमारे वो एलिमेंट होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है वो 119 एलिमेंट हम अभी तक देख चुके हैं। तो उनमें से हमारे जो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि वो एलिमेंट हमारे हार्ड होते हैं और शाइनी यानी कि वो चमकदार होते हैं, मेलेबल, उन्हें अगर आप जब हथौड़े या कोई भी हाथ जैसे अगर पीटते हो तो उसे आप चादर के फॉर्म में, उसे प्लेट के फॉर्म में आप उसे फैला सकते हो। दूसरा डक्टाइल, यानी कि अगर उसे आप खींचोगे तो वो ज़्यादातर आप उसे खींच सकते हो, ज़्यादा दूर तक खींच पाओगे और उसे पतले पतले तारों में उसे कन्वर्ट कर पाओगे। उसके बाद क्या होता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हमारे मेटल्स होते हैं उनमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और हीट को प्रोवाइड करोगे तो वो हमारे उसे कंडक्ट कर देते हैं, यानी कि वो सुचालक होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, ये सारे हमारे मेटल्स हैं। तो मेटल्स में हमारे कई सारे और भी एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ ये सारी है। और जो नॉन मेटल होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वैसे एलिमेंट्स जो कि सॉफ्ट होते हैं, डल मतलब जिनमें ज़्यादा चमक नहीं होता, बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं दिखाई देते हैं, ब्रिटल, अगर आप उन्हें किसी हार्ड चीज़ से अगर उनमें पीटोगे या फिर उन्हें उसमें अगर आप फोर्स प्रोवाइड करोगे तो वो टूट जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में बिखर जाएंगे। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल होंगे उनमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और हीट को प्रोवाइड करोगे तो वो उसे कंडक्ट नहीं करेंगे और उनमें आप इलेक्ट्रिसिटी और हीट को प्रोवाइड ही नहीं कर पाओगे, तो उसी को क्या बोला जाता है, नॉन मेटल्स। तो इसका एग्जाम्पल सिंपल से क्या, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक्स्ट्रा। तो जो नॉन मेटल होंगे वो आपको जनरली तीनों स्टेट में देखने को मिलते हैं। सॉलिड में देखने को मिल जाएंगे, लिक्विड में भी मिलेंगे और गैसेस फॉर्म में भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मेटल्स को देखोगे तो मेटल आपको जनरली एक तो देखने को मिलेंगे सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड में आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और जनरली होते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो ये हमारे कुछ डेफिनेशन है मेटल और नॉन मेटल का। तो इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो आप इनके कुछ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और इन्हें अच्छे से इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इस तरह है। जैसे मेटल में अगर आप देखो तो पहला हमारा प्रॉपर्टी आता है लस्टर। तो अगर आप मेटल और नॉन मेटल में चेक करो कि हमारा कौन सा चमकदार है तो वो हमारा दिखता है मेटल जो हमारा होता है वो हमारा चमकदार होता है। लेकिन वही अगर आप नॉन मेटल के बारे में देखते हो तो नॉन मेटल हमारा क्या होता है कि वो डल होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक्सेप्शन मीन अपवाद, जो कि अगर सभी जैसे अपवाद आप किसी बोलोगे, जैसे सभी नॉन मेटल्स हमारा क्या होता है कि डल होता है, यानी कि वो चमकदार नहीं होता। लेकिन कोई एक ऐसा एक्सेप्शन हो जाता है कि वो चमकदार होता है, तो उसमें हमारा आता है आयोडीन। आयोडीन हमारा जो ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमारा चमकदार होता है, यानी कि उसमें आपको साइन देखने के लिए मिलता है। दूसरा आता है हार्डनेस। जो मेजरली जो होते हैं, जो जितने भी मेटल्स आपको देखने को मिलते हैं वो हमारे आपको ठोस ही मतलब कि कठोर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शन इसमें भी है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये हमारे सॉफ्ट मेटल होते हैं जिन्हें कि आप चाकू से भी काट सकते हो। और वही अगर आप नॉन मेटल में जाते हो तो नॉन मेटल हमारा सॉफ्ट होता है वही। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर नॉन मेटल में अगर आप देखोगे तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में हमारा आ जाता है डायमंड, जो कि सबसे पॉइजनस यानी कि सबसे जहरीला भी होता है और सबसे कठोर भी होता है। तीसरा आता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप किसी भी मेटल को उसमें पीट के उसे आप पतले पतले चादर में के फॉर्म में उसे ला सकते हो और बहुत ही पतले सीट उससे बना सकते हो। तो यही प्रॉपर्टी हमारा मेलेबिलिटी कहलाता है। तो जो मेटल्स होते हैं वो हमारे मेलेबल होते हैं। इसमें इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको गोल्ड देखने को मिलता है। जो आपका सोना होता है उसे आप बहुत ही पतले सीट में उसे बना सकते हो। इसके आगे आप जानोगे जब आप गोल्ड का
एक गोल्ड का जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप इससे अपने आप जान जाओगे कि ये हमारा सबसे एक ऐसा मेटल है जिसे बहुत ही पतले शीट्स में माइक्रो शीट्स में उसे बनाया जा सकता है। तो ये मोस्ट मेलेबल होता है। और अगर नन मेटल में जाते हैं तो ये मेलेबल नहीं होते हैं, ये हमारा होता है ब्रिटल यानी कि भंगुर। अगर आप इन्हें नन मेटल में अगर ठोस किसी भी चीज़ से अगर आप उसे पीटते हो तो हमारे पतले शीट में फॉर्म में नहीं आते और बल्कि वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बिखर जाएंगे। वहीं आता है फिर इसके बाद हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी हमारा एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप किसी भी मेटल को आप उसे पतला और उसे लंबे कई सारे तार के फॉर्म में ला सकते हो। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे डक्टाइल होते हैं। और इसमें भी आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोल्ड। गोल्ड को आप बहुत ही पतले पतले तार के फॉर्म में ला सकते हो। मतलब इसे अगर आप कुछ ही ग्राम अगर आप गोल्ड लेते हो तो उसे कई किलोमीटर तक उसे आप खींच के बना सकते हो, क्योंकि गोल्ड हमारा बहुत ही डक्टाइल होता है। और वही आप नन मेटल में जाते हो तो नन मेटल हमारा डक्टाइल नहीं होते, मतलब ये आता नहीं होते। इन्हें आप पतले पतले शीट्स मतलब कि लंबे तारों में से बना नहीं सकते हो। तो ये हमारे नन मेटल्स जो होते हैं उन्हें अगर खींचोगे तो वो टूट जाएंगे। वहीं अगर आप देखो जो हमारे अगला प्रॉपर्टी आता है कंडक्टिविटी यानी चालक का। तो हमारे जो मेटल यानी धातु जो होता है वो एक अच्छा कंडक्टर यानी कि सुचालक होता है आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप इसमें अगर हीट दोगे या इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोवाइड करोगे, इसे पास करोगे तो इससे पास हो जाएंगे और आपको हीट का भी इससे पासिंग देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप एक ऐसा मेटल से पास करोगे जो जिसमें बहुत ज़्यादा तेजी से होता है, वो है हमारा सिल्वर। सिल्वर में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर है होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और वही अगर आप ज़्यादा नॉन मेटल में आपका जो पुअर कंडक्टर होते हैं यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो कोई भी अगर आप नॉन मेटल उठा कर देख लो तो उसमें आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करोगे तो वो पास नहीं होते। बस इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हमारा क्या होता है कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें यानी पेंसिल का अगर ग्रेफाइट क्या होता है, अगर पेंसिल का अगर आपने नोक देखा होगा मतलब उसमें जो ब्लैक ब्लैक कार्बन आपको देखने को मिलता है वो हमारा होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो उससे पास हो जाता है, जिस वजह से ये एक्सेप्शन हमें हमारा आ जाता है। एक ऐसा नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है वो हमारा आता है ग्रेफाइट। हम और भी कई सारे प्रॉपर्टीज है उन सभी को देखते हैं। तो और दो प्रॉपर्टीज है जिसमें आता है सोनारस यानी मतलब सोनोरिटी, जिसे हिंदी में ध्वनि के नाम से जानते हैं। अगर आप जैसे ये ऐसा प्रॉपर्टी है कि जिसके में क्या होता है कि अगर आप मेटल को अगर पीटते हो तो उससे कुछ साउंड निकलता है जिसे ही सोनारस के नाम से जाना जाता है। और अगर नॉन मेटल में अगर वही उन सभी को पीटोगे तो वो टूट जाएंगे और उससे कोई साउंड नहीं आता है। तो ये हमारे क्या होता है कि नॉन सोनारस होते हैं और जो मेटल होता है वो सोनारस यानी कि ध्वनिक होंगे और ये अध्वनिक होंगे। इनसे साउंड निकलेगा और इनसे साउंड नहीं निकलता है। मतलब कि साउंड जब आप इसे पीटोगे तो कुछ वैसे जो ध्वनि आती है वो मतलब साउंड एक ऐसा साउंड आएगा जो कि आपको गूंजने वाला टाइप से सुनाई देगा। लेकिन वही आप नॉन मेटल को पीटोगे तो वो टूट जाता है और इससे ज़्यादा आपको वो ज़्यादा साउंड देखने को नहीं मिलता है। तो जिस वजह से इन्हें नॉन सोनारस बोला जाता है। उसके बाद हमारा आता है अगला प्रॉपर्टी स्टेट, क्योंकि स्टेट एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि अगर आप मेटल में देखोगे तो मेटल हमारे क्या होते हैं जो वैसे जो भी धातु होते हैं वो हमेशा आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शन में बस हमारा मरकरी होता है। मरकरी हमारा एक लौता ऐसा धातु है जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। लेकिन जो नॉन मेटल होंगे वो आपको तीनों फॉर्म में देखने को मिलते हैं, सॉलिड भी देखने को मिलेंगे, लिक्विड में भी देखने को मिलेंगे और गैसेस में भी। अगर सॉलिड में अगर आप देखोगे तो सॉलिड में हमारा जाता है कार्बन। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है। और लिक्विड में अगर आप देखोगे तो लिक्विड में भी कई सारे हैं, जैसे आप H2O वगैरह ले लो, पानी है, फिर और कई सारे ऐसे नॉन मेटल है जो कि आप इसमें कंसीडर कर सकते हो, जैसे कार्बन हो गया। और अगर आप इस नॉन मेटल में जाओगे एग्जाम्पल में सॉलिड में तो हमारा सॉइल भी आ सकते हैं, फिर रॉक भी ले सकते हो यानी कि पत्थर। ये सारे आपके सॉलिड फॉर्म के नॉन मेटल है। और लिक्विड में अगर आप जाते हो तो H2O हो गया और जितने भी आप लिक्विड ले लो, पेट्रोलियम वगैरह ले सकते हो। फिर गैसेस में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन हो गया, N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस, H2 गैस, ये सब जितने भी गैसेस होते हैं वो सभी आपके वैसे नॉन मेटल जो आपको गैसेस फॉर्म में है। और लिक्विड में आपको और भी कई सारे पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, वो सारे आपके आते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो यही सारे कुछ प्रॉपर्टीज थे जो नॉन मेटल और मेटल में होती है। तो इसमें भी कई सारे एक्सेप्शन है जिन्हें बस आपको याद करके रखना है। तो अब हम मेटल के कुछ रिएक्शंस को देखते हैं कि मतलब इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है मेटल का किसके साथ अगर आप इसे रिएक्ट करोगे तो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, वो हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल।
तो मेटल के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, अगर आप उसे किसके साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला रिएक्शन है वो हमारा होता है ऑक्सीजन के साथ में। तो अगर आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हो तो क्या होता है, यानी कि जब भी आप मेटल को रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ में तो हमारे मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में आएंगे। मेटल यानी कि अगर कोई भी मेटल लेते हो और उससे ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हो तो हमारे मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे आप सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारा बनता है सोडियम ऑक्साइड। और ऐसे ही कई सारे अगर आप मेटल के एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अगर आप यहाँ पे कैल्शियम लेते हो और यहाँ पे ऑक्सीजन तो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, या एल्युमिनियम लेते हैं और ऑक्सीजन तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिसके भी आप लोगे तो उसके ऑक्साइड्स बन जाएंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे। सिंपली आप ये समझो कि हमारा ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में आएंगे। और इसमें भी हमारे ऑक्साइड दो तरह के देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा आता है बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स में हमारा सोडियम ऑक्साइड आ जाते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक नॉर्मल ऑक्साइड देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हमने पहले चैप्टर में, दूसरा चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो कि दोनों तरह के प्रॉपर्टी शो करते थे, एसिड और बेस दोनों की तरह। लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में अगर आप देखोगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड आ जाता है और जिंक ऑक्साइड, ये दो ऐसे ऑक्साइड है जो कि आपको दोनों तरह के प्रॉपर्टी शो करते थे। एसिड और बेस दोनों तरह की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। अगर आप दोनों के साथ अगर रिएक्ट करते हो, अगर आप इन दोनों को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो भी हमारा सॉल्ट बनेगा और H2O रिलीज करेगा, और बेस के साथ भी करोगे तो वो भी हमारे रिएक्ट करेगा और बनेगा सॉल्ट और H2O। तो जब भी आप मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो मेटल रिएक्ट करके क्या करते हैं, वाटर के साथ अगर आप इसे रिएक्ट करोगे तो हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इससे पहले ऑक्सीजन के साथ हमने देखा तो वहाँ मेटल ऑक्साइड बना था, लेकिन अगर आप वाटर के साथ करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड ये बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे सोडियम मेटल ले लेते हैं, जैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में तो हमारा बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देख रहे हो कि आप सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना रहा है तो, और हमारा हाइड्रोजन गैस पे रिलीज कर रहा है। ये सिंबल आपको देखने को जो मिल रहा है वो आपको गैसेस का लिए देखने को मिलता है। इस तरह का जो सिंबल आपको ऊपर की देखने को मिलता है वो गैसेस का होता है, क्योंकि जो गैसेस होते हैं वो आपको इवापोरेट यानी कि वाष्पित होकर वो उड़ते रहते हैं, जिस वजह से इस तरह का सिंबल आपको दिखाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप दूसरा कोई भी लेते हैं, जैसे अगर आप कैल्शियम यहाँ पे सोडियम की जगह में लेते हैं और उसे H2O से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो इसी तरह से हमारे मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिंक के साथ करवाओगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, फेरस के साथ तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यही सारे जो मेटल के एग्जांपल में अगर आप इन सभी को लेके अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारा कई सारे ऑक्साइड्स मतलब हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, जो हमारे मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे। ये भी सिंपल आपका है रिएक्शन। और इसमें अगर आप रिएक्टिविटी देखो तो जो हमारे मेटल में अगर आप सबसे पहले सोडियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, फिर जिंक, फिर फेरस, यानी कि सोडियम का जो रिएक्टिविटी होता है वो इसमें आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर टू अगर आप मैग्नीशियम को लो और जिंक को लो तो इससे आपको ज़्यादा इसमें रिएक्टिविटी देखने को मिलता है सोडियम में। उसके बाद हम तीसरा रिएक्शन देखते हैं। तीसरा रिएक्शन हमारा क्या है कि रिएक्शन मेटल को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, यानी कि डाइल्यूट एसिड अगर आप ले लेते हो और किसी मेटल को रिएक्ट करते हो तो हमारा बनता है सॉल्ट और H2 गैस रिलीज होगा। जैसा आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखते थे कि मेटल मतलब हमारा होता क्या था कि एसिड और बेस को रिएक्ट करते थे तो हमारा सॉल्ट बनता था और H2 गैस। उसी तरह से मेटल को भी रिएक्ट करोगे अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ में, यानी कि जिसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, उस एसिड के साथ में अगर आप इसे रिएक्ट करोगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा और H2 गैस रिलीज होगा। इससे एग्जांपल है जिंक प्लस HCl। तो अगर आप जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारा बनता है जिंक क्लोराइड, जो कि एक तरह का हमारा एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज हो रहा है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम रिएक्ट करवाते हैं इसे बेस के साथ में, यानी कि क्षारक के साथ अगर आप धातु को रिएक्ट करते हो तो हमारा क्या बनता है। अगर आप जब भी अगर आप बेस के साथ इसे रिएक्ट करोगे, जैसे एल्युमिनियम जैसे कोई मेटल ले लेते हो और उसे अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो हमारा बनता है स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ अगर आप इसे रिएक्ट करोगे तो हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब क्या है कि वैसा सॉल्ट जिसमें कि जो हमने डबल सॉल्ट हमने पढ़ा था कि जिसमें एक या दो आयरन देखने को मिलते थे, तो उससे हम बोलते थे डबल सॉल्ट। तो इसी तरह से हमारा एक ऐसा सॉल्ट बनता है जिसमें कि सॉल्ट बनेगा, उसमें हमारा होगा सोडियम भी होगा, एल्युमिनियम भी होगा। जैसे जिस सब्सटेंस के साथ उससे रिएक्ट करवाओगे वो दोनों आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल से थोड़ा हम समझ लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, इसे हम रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और H2O जो हमारा है जल के साथ में यानी कि पानी, उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है कि 2NaAl एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो इसमें आप देखोगे हाइड्रोजन भी है,
एल्युमिनियम हाइड्रोजन का सिंपली क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन मतलब एल्युमिनियम का हमारा बन रहा है ऑक्साइड, और उसके साथ साथ हमारा बन रहा है हमारा क्या, ये सोडियम। ये दोनों हमारे हैं, जैसे हमारा बन रहा है सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हमको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखने को मिल जाता है जिसमें कि आपको जो जो जिस जिस चीज़ से आप जो जो मेटल से आप रिएक्ट करवाओगे तो वो आपको देखने के लिए वहाँ मेल मिलते हैं। इसे सिंपली बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जब भी आप इसे बेस के साथ में मतलब मेटल को रिएक्ट करवाओगे तो हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो ही जाएगा। इसके बाद हम नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। उनके हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को सबसे पहले देख लिया कि वो एक तो क्या क्या होते हैं, जैसे डक्टाइल नहीं होते हैं और ना ही मेलेबल होंगे, और वो हमारे क्या होता है कि ब्रिटल यानी कि भंगुर होते हैं। वो ना तो पुअर कंडक्टर होते हैं यानी कि मतलब वो हमारा कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी और हीट को। तो वैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो अब हम जैसे मेटल के प्रॉपर्टीज हमने देखा है उसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखते हैं नॉन मेटल के। तो अब नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उन सभी को देख रहे हैं, यानी कि अधातु। अधातु हमारे क्या होते हैं हमने ये जान लिया है। तो अब हम अधातुओं के केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। मेटल का हमने देख ही लिया है कि उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनता है। तो अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारा क्या बनता है। तो इसमें हमारा बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड। इसमें भी हमारा ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन ये हमारा क्या कर रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ मिलकर ऑक्साइड बना रहा है। इसमें हमारे एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन। कार्बन को जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में तो हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2। उसके बाद अगर हम और एक नॉन मेटल लेते हैं जिसमें हमारा आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा एक तरह का गैस है, उसे भी अगर हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमारा गैस बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम फिर से और एक नॉन मेटल लेते हैं जो कि हमारा सल्फर। सल्फर को भी अगर आप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हो तो हमारा बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब कि हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स बने अगर आप नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये सिंपल सा रिएक्शन था। नॉन मेटल को अगर रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में तो हमारा नॉन मेटल क्या करता है कि वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे मेटल्स थे वो हमारे क्या करते थे कि वाटर के साथ में रिएक्ट करके हमारे मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते थे। लेकिन जो हमारा नॉन मेटल यानी कि जो अधातु होंगे वो हमारे क्या करेंगे कि वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो इसमें हम एग्जाम्पल क्या देखते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो कभी कभी वाटर में रख के उसे प्रिवेंट यानी कि उसे उन्हें बचाया जा सकता है वाटर में रख के। क्योंकि फॉस्फोरस का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसे स्टोर किया जाता है वाटर में, क्योंकि ये हवा के साथ में रिएक्ट कर जाता है और इसी वजह से इसे बचाया जाता है वाटर में इसे डिजोल्व करके। तीसरा आता है रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। तो नॉन मेटल क्या करते हैं कि एसिड और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो मेटल्स था वो हमारे क्या करता था कि रिएक्ट करता था और हमारे बेसिक ऑक्साइड बना लेता था या फिर हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना लेता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो नॉन मेटल होगा वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इसके कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे नॉन मेटल होंगे जो कभी कभी रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आप देखो कि जो ज़्यादातर नॉन मेटल होते हैं वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ही ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो क्लोरीन आ जाता है। तो क्लोरीन को अगर आप NaOH यानी बेस के साथ में अगर आप रिएक्ट करते हो तो हमारा क्या बनता है NaCl। NaCl क्या है हमारा एक सॉल्ट है और हमारा बनता है NaClO यानी कि एक तरह का ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रो मतलब कि H2O बना रहा है यानी कि वाटर। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन हमारा एक नॉन मेटल है जो हमारा एक बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है। ये हमारा एक तरह का बेस है जिसके साथ में रिएक्ट करके हमारा बना रहा है सॉल्ट और एक तरह का ऑक्साइड बना रहा है और हमारा वाटर में रिलीज कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो कि रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे कि रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो कि मेटल और नॉन मेटल का हमने देख लिए। इसे अगर आप शॉर्ट में जैसे देखो तो मेटल को सबसे पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा था कि उसे अगर आप रिएक्ट करते थे ऑक्सीजन के साथ में तो मेटल ऑक्साइड बना रहा था, वाटर के साथ में रिएक्ट करते थे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा था, एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट करते थे तो बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा था। लेकिन अगर आप जब इसे रिएक्ट करते हो नॉन मेटल को यानी नॉन मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते थे तो ऑक्साइड हमारा बन जाता था, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता था। लेकिन आप वाटर के साथ रिएक्ट करते थे तो रिएक्ट नहीं होता था और हमारे क्या करते हैं नॉन मेटल को अगर बेस और एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो भी हमारा रिएक्ट नहीं करते, कभी कभार कर जाता है एक आध। अगर आपको देखने को मिलता है कोई भी ऐसा एक नॉन मेटल होगा जो कि रिएक्ट कर देता है, लेकिन ज़्यादातर आपको रिएक्ट नहीं करके दिखाई देते थे। ये कुछ एग्जांपल थे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने देख ही लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल क्या होता है और मेटल के क्या होता है। तो अगर आप मेटल यानी कि धातुओं के अगर जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उसे अगर आप देखो तो क्या होता है कि जो हमारा मेटल होता है
वो हमारा पहला अगर आप देख लो कि वो हार्ड होगा यानी कि कठोर। दूसरा वो हमारा डक्टाइल होगा यानी कि तनी उसे तार के फॉर्म में उसे लाया जा सकता है। तीसरा मेलेबल यानी कि उसे सीट के फॉर्म में पतले पतले चादरों के फॉर्म में उसे बनाया जा सकता है। और चौथा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो सुचालक होता है हमारा उष्मा और विद्युत का, यानी कि धातु को अगर उसमें हीट अगर आप पास करोगे या इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो हमारा पास हो जाता है। इसके बाद आता है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमेशा आपको ठोस फॉर्म में देखने को मिलते थे। एक्सेप्शन में हमारे आ जाता था मरकरी। मरकरी एक एकलौता ऐसा जो धातु है जो कि आपको द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड फॉर्म में देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको देखने को मिलते थे वो आपको सॉलिड देखने को मिलते थे। और हार्ड में आपको एक तो सॉल्ट में आपको देखने को मिल जाता है। एक्सेप्शन में आ जाता है हमारे सोडियम पोटेशियम, जिसे चाकू से काटा जाता है। नहीं तो आपको ज़्यादातर जो धातु होते हैं वो आपको देखने को मिल जाता है ठोस फॉर्म में, यानी कि हार्ड देखने को मिलते हैं। उन्हें आप चाकू या किसी भी धारदार चीज़ से काट नहीं सकते हो, या फिर उसे उसमें ज़्यादा क्या बोलते हैं फोर्स उसमें लगाना पड़ता है तभी वो कट पाएंगे। और क्या प्रॉपर्टीज थी कि जो मेटल्स होते हैं वो हमारे सोनारस यानी कि उनमें सोनोरिटी का प्रॉपर्टी होता है, यानी कि वो ध्वनिक होते थे। उन्हें अगर पीटते हो तो वो हमारे जो हमारे मेटल होते हैं वो सोनारस मतलब कि सोनोरिटी प्रॉपर्टी शो करते थे। अगर आप उन्हें जब पीटते थे तो उससे हमारा क्या होता था कि गूंजने वाला साउंड हमारा प्रोड्यूस होता था, लेकिन अगर आप नरमेटल को जब पीटोगे तो उससे साउंड नहीं निकलता था, बल्कि वो टूट जाते थे और मतलब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते थे और उससे गूंजने वाला साउंड नहीं निकलता था। तो यही सारे प्रॉपर्टीज़ थी जो मेटल के थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और जो नरमेटल है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि वो ब्रिटल थे और या तो चमकदार भी नहीं थे, यानी कि वो हमारा आ जाते थे डल में। और ये हमें तीनों फॉर्म में देखने को मिलते थे, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में आ जाते थे। फिर चौथा प्रॉपर्टी था ये कि पुअर कंडक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। और इसके बाद हमारा क्या था कि उनमें आपको ये डक्टाइल और मेलेबल का प्रॉपर्टी देखने के लिए नहीं मिलता था। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ थी नॉन मेटल की। और केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपने देख लिया है कि वो ना ही रिएक्ट करते थे एसिड और बेस के साथ और ना ही वाटर के साथ, बस आपको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ये सारे तीन रिएक्शन आपने देख लिया है। तो इसके बाद हम देखते हैं इनके यूजेस के बारे में। तो हम मेटल और नॉन मेटल के यूजेस के बारे में बात करें तो इनके यूजेस आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आप अगर सुबह से शाम तक अगर आप गिनोगे तो इनके यूजेस आप गिन नहीं पाओगे, इतने सारे यूजेस है। अगर आप इनका इंपॉर्टेंस भी देखो तो भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेटल का और नॉन मेटल का इंपॉर्टेंस देखो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलता है नॉन मेटल का। अगर नॉन मेटल नहीं हो गए यानी कि नॉन मेटल में क्या आता है, ऑक्सीजन आ गए, नाइट्रोजन आ गए और भी कई सारी चीज़ें जैसे कार्बन भी आ गए। तो ये सारी वैसी चीज़ें जो कि आपको आपके जिंदा होने के लिए भी आपको इन सभी चीज़ों का नीड होगा, लेकिन जो मेटल होंगे उनके आपको उतना नीड नहीं होता है। फिर भी जो मेटल होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, लेकिन जो नॉन मेटल तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं उसमें हमारा ऑक्सीजन से लेकर क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये सारी चीज़ें आ जाती है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आप फर्टिलाइजर में इसका यूज़ देखोगे तो आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर, यानी कि खाद में उर्वरक जो होते हैं, केमिकल वाले उर्वरक जो होते हैं उनमें ये आपको देखने को मिलता है, खाद में देखने को मिलता है। मतलब कि एग्रीकल्चर में आप नॉन मेटल के यूजेस आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन आपने देखा होगा, और बायोलॉजी से अगर आप पढ़ोगे तो आप उसमें जान जाओगे कि हमारा जो नाइट्रोजन होता है उसका मतलब कि इन्वायरमेंट में कैसा साइकिल उसका चलता है। इसके बाद हमारा होता है मेडिसिन। कई सारे जो नॉन मेटल होते हैं उनके यूजेस मेडिसिन में भी होता है, जैसे आयोडीन का हो गया। आयोडीन का यूज़ आपका गोइटर में हो जाता है, यानी कि गला आपका जब खराब होता है तब उसमें यूज़ किया जाता है। फिर वाटर पोल्यूशन को क्लीन करने के लिए क्या किया जाता है कि क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये भी एक नॉन मेटल जिसका यूज़ आप देख रहे हो। फिर रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन, जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हो, तो ये भी हमारे नॉन मेटल है। तो इसी तरह से आपको कई सारे नॉन मेटल देखने को मिलते हैं। फिर आपको प्लांट जितने भी चीज़ें देखने को मिलते हैं, रॉक, सॉइल, ये सारी चीज़ें आपके नॉन मेटल्स में आ जाती है। तो यूजेस आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और अगर आप मेटल्स को देखोगे तो इनके यूजेस आपको जनरली उस टाइप का यूज देखने को नहीं मिलता है कि आपको जिंदा रहने के लिए इन सभी का यूज़ हो। जैसे अगर आप इनका यूज़ देखोगे तो इनका यूज़ आपको कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन में किया कि जो आयरन होते हैं और एल्युमिनियम, इन सारी चीज़ों के जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं और इनका यूज़ किया जाता है, जैसे इनसे रोड बनाया जाता है और घरों या कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। फिर वही देखो इलेक्ट्रिकल वायर्स में कॉपर और कई सारे एल्युमिनियम वायर बनाए जाते हैं। कॉपर का वायर आपको देखने को मिलता है, एल्युमिनियम का मिलता है, सिलिकॉन का मिलता है और भी कई सारे
मेटल्स है जिनका यूज़ आप एज ए इलेक्ट्रिक वायर में करते हो। उसके बाद आता है आपका ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में आप देखोगे तो मेजरली आपको जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं, इन दोनों दोनों के आपको ज़्यादातर आपको यूज़ देखने को मिलता है ज्वेलरी में, क्योंकि ये शाइनी भी होते हैं, यानी कि मतलब इन दोनों में ज़्यादा शाइन आपको देखने को मिलता है, जिस वजह से इनका यूज़ किया जाता है एज अ ज्वेलरी। फिर आता है इक्विपमेंट प्रोडक्शन। इनका यूज़ कई सारे इक्विपमेंट बनाने के लिए भी किया जाता है, और कई सारे आप तो यूजेस अगर देखोगे तो आपको ऐसे भी बहुत सारे यूजेस देखने को मिलते हैं। जैसे इक्विपमेंट में आप इसका यूज़ देख रहे हो एल्युमिनियम और आयरन का, तो ये दोनों जो मेटल है वो आपको ज़्यादातर यूज़ देखने के लिए मिलता है इन दोनों मेटल्स का। उसके बाद हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि सक्रियता और सेलेनियम का जो धातु होते हैं उन सभी में आपको देखने के लिए मिलता है कि एक सीरीज है, वो आपको रिएक्टिविटी सीरीज की कौन सा मेटल का रिएक्टिविटी कितना है, वो कौन सा हाई रिएक्टिव है, कौन सा लो रिएक्टिव है, कौन सा मॉडरेट है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारा क्या है? तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारा एक ऐसा सीरीज है जिसमें कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन सभी को पहले लिखा जाता है। मतलब ये एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें कि रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव को पहले लिखा गया है, और जो बीच में मॉडरेट आते हैं और जिनका रिएक्टिविटी थोड़ा हाई रिएक्टिव जो मेटल होते हैं उनसे कम है तो उन्हें मॉडरेट बोला जाता है। फिर तीसरा आता है लो रिएक्टिव। लो रिएक्टिव वैसे मेटल जो कि बहुत कम रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के साथ में, तो इसी से अरेंजमेंट को बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें आपको हाई रिएक्टिव मेटल्स कौन से देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा आता है पोटेशियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये सारे आपको हाई रिएक्टिव देखने को मिलते हैं। देन मॉडरेट जो मेटल होते हैं वो हमारे जिंक आ जाएगा और फेरस, जिंक और आयरन, यानी कि ये दो आपको मॉडरेट यानी देखने को मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं लेकिन थोड़ा कम करते हैं इन सारे मेटल के बाद। उसके बाद हमारा आता है लो रिएक्टिव मेटल्स। लो रिएक्टिव मेटल्स में हमारा कौन आता है? कॉपर आ जाएगा, फिर से यहाँ पे Ag आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा सिल्वर आ जाता है और गोल्ड आ जाता है। ये हमारा लो रिएक्टिव है, ये बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, तो जिस वजह से इन्हें लो रिएक्टिव बोला जाता है। तो इनके हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव और मॉडरेट होने में क्या डिफरेंसेस है? तो अगर आप पहला डिफरेंस देखो तो इसमें आप क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर आपको बहुत मतलब कि कम देखने को मिलता है, और इन सभी जो कॉपर हो गए और Ag और जो Au है यानी कि सिल्वर और गोल्ड, ये सारे जो क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से इतनी लो रिएक्टिव बोला जाता है। मतलब कि हाई रिएक्टिव क्या होगा कि वो जल्दी रिएक्ट करे किसी के साथ में। इनका एटॉमिक मतलब अगर आप वैलेंसी देखो तो 1 और 2 आसपास होता है, जिस वजह से किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इसी से रिलीज मतलब कि ले लेते हैं। मेजरली तो जो मेटल होता है वो आपको डोनेट करते हुए दिखाई देंगे, तो जिस वजह से ये हाई रिएक्टिव हो जाता है। फिर मॉडरेट में वही हो गया कि जो अगर आप इन्हें किसी के साथ रिएक्ट करोगे तो इनका जो वैलेंसी होता है वो मॉडरेट मतलब कि कम देखने को मिलता है, मतलब बीच में 2 या 3 ये सारे इससे ऊपर देखने को मिलता है, जिस वजह से ये कम रिएक्ट करते हैं। फिर लो रिएक्टिव में अभी इनके जो वैलेंसी होगा वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिस वजह से ये कम रिएक्ट करते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, जिस वजह से ये हाई रिएक्टिव है, मॉडरेट है और लो रिएक्टिव है। उसके बाद हम देखते हैं और भी कई सारे यूजेस हैं, मतलब कि अब एलॉय के देखते हैं। तो एलॉय हमारा होता क्या है? इसके बाद हमारा आता है एलॉय। एलॉय हमारा क्या है? एलॉय हमारा एक मिश्र मतलब कि इसे हिंदी में मिश्र धातु बोला जाता है। तो मिश्र धातु हमारा होता क्या है? तो ये हमारा एक तरह का मिक्सचर होता है, यानी कि मिश्रण। इसके नाम से ये जान लो कि मिश्र धातु मतलब कि मिश्र मतलब होता है क्या कि मिश्रण। तो मिश्रण हमारा कैसा है कि होमोजेनियस मिक्सचर है। ये आप मिक्सचर आप जानोगे कि होमोजेनियस क्या होता है और हेटेरोजेनियस क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर वही कि आपके जो कंपोनेंट होंगे वो इक्वल आपको देखने को मिलेंगे, और जो हेटेरोजेनियस होंगे उसमें आपको बहुत मतलब कि अलग अलग तरह के आपको देखने के मिलेंगे हेटेरोजेनियस में, और होमोजेनियस में आपको एक तरह के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, ये समझ लो। तो होमोजेनियस मिक्सचर है हमारा धातु, और एक तो ये तो मिश्र धातु क्या होगा कि धातु मतलब मेटल के हमारे सब्सटेंस बने हुए होंगे, या फिर मेटल और नॉन मेटल के भी सब्सटेंस बने हुए होंगे। यानी कि ये मिक्सचर होते हैं हमारे मेटल और मेटल का भी मिक्सचर हो सकते हैं, और मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकते हैं, तो जिसे बोला जाता है एलॉय। तो ये इसी तरह के सब्सटेंस है जिन्हें हम एलॉय के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल अगर देखो तो एग्जाम्पल में हमारा क्या आता है कि एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील। तो ये हमारे कैसे बनते हैं? ये आपको ऐसे ही ब्रास आपको मतलब कि नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। ब्रास ऐसे सिंगल फॉर्म में नहीं रहता है, ये हमारा एक मिक्सचर है कॉपर और जिंक का। जब आप कॉपर और जिंक को मिलाते हो तभी हमारा ब्रास मतलब कि कांसा, आपके नाम ने सुना होगा कांसा का, तो ये हमारा बनता है। कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तभी हमारा बनेगा ब्रास, मतलब ब्रास में पीतल।
और इसका मतलब होता है ब्रॉन्ज मीन कांस्य और ब्रास मीन पीतल होता है। और स्टील तो आप जान ही रहे हो, स्टेनलेस स्टील वगैरह। तो जो हमारा पीतल होगा वो हमारा किसका मिक्सचर होता है, कॉपर और जिंक का। तो ये दोनों का मिला हुआ तो हमारा ब्रास बनता है यानी कि पीतल। और जो ब्रॉन्ज होता है यानी कि कांस्य, ब्रॉन्ज मेटल आपने नाम सुना होगा, तो वो हमारे किसका मिक्सचर होता है, वो हमारे मिक्सचर होता है कॉपर और टीन का। मतलब कि ये दोनों मेटल को अगर आप मिला रहे हो, इसमें आप देख रहे हो मिक्सचर क्या है कि ये मेटल का और मेटल का मिक्सचर है। फिर इसमें भी आप ब्रॉन्ज में देख रहे हो तो इसमें भी हमारा मेटल और मेटल का मिक्सचर है जिससे बन रहा है ब्रॉन्ज। अगर आप कॉपर और टिन को मिला रहे हो तो हमारा बनता है ब्रॉन्ज। और स्टील में क्या होता है कि स्टील में हमारा मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। जैसे आयरन में हमारा क्या है कि एक तरह का मेटल है और कार्बन हमारा क्या है कि एक तरह का नॉन मेटल है। इन दोनों को अगर आप मिलाते हो तो हमारा बनता है स्टील, जो कि आपका एक एलॉय है। स्टील एक तरह का एलॉय है जो कि हमारा बन रहा है किससे, कि मेटल और नॉन मेटल से। इन दोनों के मिक्सचर से हमारा बनता है स्टील। उसके बाद हमारा होता है स्टेनलेस स्टील। एक स्टील होता है और एक नाम सुना होगा आपने स्टेनलेस स्टील। उसका क्वालिटी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसके प्रॉपर्टीज हम जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसके स्टेनलेस स्टील हमारा किससे मिलकर बना है। तो स्टेनलेस स्टील हमारा आयरन से मिलकर बना होता है, कार्बन से मिलकर बना होता है, क्रोमियम और निकेल। इसमें आप देख रहे हो मेटल का मिक्सचर है, मेटल का मिक्सचर है और मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर है। तो जैसे आयरन हमारा हो गया एक मेटल, कार्बन हमारा हो गया नॉन मेटल, क्रोमियम हमारा एक मेटल हो गया, निकेल हमारा एक तरह का मेटल हो गया। तो ये चारों चीज़ें मिलकर हमारे बनाते ही स्टेनलेस स्टील। तभी हमारा फॉर्मेशन होता है इस स्टेनलेस स्टील का। वरना अगर आप इन नॉन मेटल और मेटल को नहीं मिलाओगे तो हमारा स्टेनलेस स्टील नहीं बनेगा। तब हम देखते हैं कि जो एलॉय होता है वो फॉर्म क्यों किए जाते हैं, एलॉय का इतना नीड क्यों है। इसका प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप कोई एलॉय बना रहे हो तो एलॉय क्या होता है कि वो हार्ड होता है, बहुत कठोर। अगर आपको कोई चीज़ बनाना है, जैसे मेटल हो गया, तो मेटल आपको क्या होता है कि वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन वो थोड़ा जल्दी टूट जाता है। लेकिन जो एलॉय होते हैं उसे अगर बहुत हार्ड उसे बनाने के लिए एलॉय का फॉर्मेशन किया जाता है। तो एलॉय हमारा हार्ड होते हैं, मतलब कि हार्डनेस इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये होता है कोरिजन रेसिस्टेंस। तो कोरिजन हमने पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि क्या होता है। कोरिजन मीन हमारा होता है ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल का संक्षारण होना किसके थ्रू, मॉइस्चर के थ्रू, एयर के थ्रू और एसिड और बेस के थ्रू। तो ये 3-4 चीज़ें होती है जिससे रिएक्ट करके हमारा मेटल क्या होता है, कोरिज होता था। तो कोरिज मतलब हमारा हो गया वही जंग लगना या खराब हो जाना, वही हमारा कोरिजन कहलाता है। लेकिन जो हमारा एलॉय होगा उसमें ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता। जो एलॉय होगा वो हमारा कोरिजन रेसिस्टेंस होता है, यानी कि ये प्रतिरोध होता है कोरिजन का। ये जल्दी आपको खराब यानी कि डिस्ट्रक्ट नहीं होते हैं। अगर आप उन सारी चीज़ों से रिएक्ट भी करवाओगे, जैसे मॉइस्चर्स के कांटेक्ट में से लाओगे या एयर के कांटेक्ट में लाओगे या फिर एसिड और बेस के, तो भी हमारे जल्दी मतलब कि इसमें आपको जंग नहीं लगता हुआ दिखाई नहीं देगा या डिस्ट्रक्शन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जिस वजह से कोरिजन रेसिस्टेंस भी होता है, तो इसका यूज़ एज ए एलॉय किया जा सकता है। मतलब कि एलॉय बनाने का ये बेनिफिट है। और इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती। एलॉय का जो होता है वो मेटल से आपको ज़्यादा मजबूत देखने को मिलता है। तो जिस वजह से इन सभी का यूज़ किया जाता है, मतलब कि एलॉय बना के किसी भी सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। ये आपको जितने भी सब्सटेंसेस देख रहे हो आपको ये प्रॉपर्टी शो करते हुए दिखाई देते हैं, जिस वजह से इन सभी का यूज़ भी आपको देखने के लिए मिलता है ज़्यादा। तो इसके बाद हम केमिकल जो नॉन मेटल्स होते हैं उस सभी के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे कि अगर आप देखो कि इनका एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है कि एलोट्रोप्स का फॉर्म में होते हैं, यानी कि इसे हिंदी में बोला जाता है अप्रोप। तो ये हमें क्या होता है कि नॉन मेटल्स लाइक कार्बन एंड सल्फर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रोप्स। कि जो एक नॉन मेटल होगा वो डिफरेंट फॉर्म में रह सकता है। मतलब कि उसी के मान लो ये कार्बन है, तो कार्बन का हमारा क्या जो डायमंड और जो आपने ग्रेफाइट देखते हो तो वो भी हमारा कार्बन का ही एक फॉर्म है। तो इसे ही बोला जाता है एलोट्रोप्स, यानी कि किसी नॉन मेटल का कोई और एक दो फॉर्म मतलब उसी के थ्रू बने हुए एक दो सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं एलोट्रोप्स यानी कि अप्रूप। तो इसका सिंपल एग्जांपल क्या है कि कार्बन और सल्फर, इसके अप्रूप आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो कार्बन का अप्रूप क्या है, एलोट्रोप, डायमंड है, ग्रेफाइट है और फ्लोरेनेस है। तो ये आपको तीन आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके अप्रूप मतलब एलोट्रोप, जो कि आपको कार्बन से ही बने हुए होते हैं। डायमंड भी होता है जो हार्ड होता है, बट ये भी हमारे कार्बन से बना होता है। और ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज़ करते हैं वो भी हमारे कार्बन से ही बना होता है। उसके बाद हमारा आता है सल्फर। तो सल्फर में हमारा क्या है कि रैम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ये हमारे दो इसके एलोट्रोप है जो कि हमारे सल्फर से ही बने हुए हैं। मतलब ये भी इसी के पार्ट है जो कि आपके सल्फर से ही बने होते हैं। तो आप सिंपली इसी तरह समझ सकते हो कि कोई भी नॉन मेटल होगा
जिसका जो कि मेजरली क्या करेगा तो कि एग्जिस्ट करेगा डिफरेंट फॉर्म में, लेकिन वो होगा एक ही सब्सटेंस का, जिसे हम एलोट्रोप्स के नाम से जानते हैं। इससे सिंपली आप कार्बन और सल्फर के एग्जांपल भी दे सकते हो कि कार्बन और सल्फर के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग फॉर्म में, तो उसे हम एलोट्रोप के नाम से जानते हैं। तो सिंपली इसी तरह से, और हम एक दो और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं और केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है उसे भी थोड़ा देखते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो केमिकल मतलब कि रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर हम तो उसके 3 रिएक्शन देखे थे, ऑक्सीजन और एसिड बेस के साथ तो देख ही लिया था। उसके बाद हमने वाटर के साथ देखे कि वो रिएक्ट नहीं करते, बट और कई सारे 1-2 रिएक्शन है जो हम देखते हैं, और ये क्यों मतलब कि सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पाते वो भी हम जानेंगे। तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे क्या करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, गेन और शेयर मतलब कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को केमिकल रिएक्शन में, और क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो स्टेबल फॉर्म में पाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन का गेन और शेयर करते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको नॉन मेटल जो दिखाई देंगे वो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या फिर वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो उन्हें क्या करना होता है कि जो स्टेबल, कोई भी आप देखो कि जो क्या बोलते हैं जो हमारा जो नॉन मेटल होता है वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होता है। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे समझो, जैसे आप कोई समझ लो कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये पहला है मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा कि इसका जो पहला ऑर्बिट होगा उसमें हमारे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी तरह से, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पहला ऑर्बिट होता है उसमें हमारे कितना इलेक्ट्रॉन रखना होता है, उसमें रखना होता है आपको 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिर्फ हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे स्टेबल फॉर्म में नहीं है। तो आप इसे क्या करोगे कि किसी के साथ ये रिएक्ट करेगा और स्टेबल फॉर्म में आने के लिए हमारा क्या करेगा कि और 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा और हमारा क्या करेगा यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्टेट में पूरा करेगा और एक स्टेबल फॉर्म बनाएगा। उसी तरह अगर आप क्लोरीन के एग्जाम्पल लो तो क्लोरीन हमारा क्या होता है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेगा तो क्या होगा कि पहला ऑर्बिट में 2 जाएगा, दूसरा में 8 जाएगा और तीसरा भी आपको इसमें 8 जाना चाहिए, लेकिन इसमें बच कितना रहा है 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारे स्टेबल फॉर्म में नहीं है। तो इसे भी स्टेबल फॉर्म में आने के लिए इसे भी एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना होगा। तो जब ये क्लोरीन है वो हमारा किसी के साथ रिएक्ट करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो भी तभी हमारा क्या होगा कि स्टेबल फॉर्म में आ पाएगा। तो इसमें हमारा क्या करते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन हमारा एक साथ मतलब कि कंबाइंड फॉर्म में आ जाते हैं और हमारे क्या करते हैं कि इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन का नीड था और इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन का नीड था। तो ये दोनों आपस में साझा करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं और आपस में स्टेबल हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो आपके नॉन मेटल है वो आपको स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए एक तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो यही हमारा केमिकल रिएक्टिविटी में देखा जाता है। उसके बाद अगर जो नॉन मेटल होता है उससे मेटल के साथ में रिएक्ट करते हो तो ये क्या बनाएंगे, हमारा आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि उनमें एक चार्ज देखने को मिलता है। जैसे ये इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो हमारा मेटल होता है वो आपको देखा है मतलब कि देखने को मिलता है ज़्यादातर जो मेटल होगा वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो जिस वजह से इसमें प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन आपको मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें जितने मतलब कि कोई भी एलिमेंट मान लो आप ये सोडियम ही है, इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही हमारा प्रोटॉन भी होता है। तो जब आप इससे मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, तो ये मान लो यहाँ पे आपको 5-5 से दोनों है, 5 इलेक्ट्रॉन है 5 प्रोटॉन है। तो जब आप किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देते तो हमारा क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या मतलब कि नंबर इसका ज़्यादा हो गया। ये हमारा कितना बचेगा, अगर किसी को अगर 1 डोनेट करते तो हमारा बचता है 4 और जो हमारा प्रोटॉन होगा वो हमारा कितना है 5। तो ये क्या होगा कि ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब कि इसमें जो प्रोटॉन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें हमारा क्या देखने को मिल रहा है कि प्रोटॉन ज़्यादा है तो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा एक कम हो जा रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। और जब ये दोनों हमारे बराबर थे तब हमारा क्या था कि न्यूट्रल था, इसमें आपको कोई भी चार्ज उस समय देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो अब ये हमारा हो रहा है पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है। और इसी तरह हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन में भी वैसे ही था कि वो हमारा एक न्यूट्रल था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन है तो इसमें हमारा क्या था कि ये
मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो आपको ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा तो उसमें आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, जिस वजह से क्या होगा कि जो क्लोरीन था उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल हो, मतलब इलेक्ट्रिकली अगर आप देखो तो जो क्लोरीन हो गया वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो जाता है, जिस वजह से इसे बोला जाता है आयनिक कंपाउंड, जिसमें क्या होगा एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल और दोनों मिलकर बनाएंगे एक कंपाउंड, उसे ही बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। उसके बाद आप रिएक्शन देखते हो इसका ऑक्सीजन के साथ में, तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता था, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता था। लेकिन इसका जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता था उनका प्रॉपर्टीज क्या होता था, तो वो एसिडिक इन नेचर होंगे या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। जो ऑक्साइड आपको देखने को मिलता था नॉन मेटल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे वो क्या होता था, उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो एसिडिक होता था या फिर आपको न्यूट्रल ऑक्साइड आपको देखने को मिलते थे। ये दो तरह के ऑक्साइड आपको देखने को मिलते थे जब आप ऑक्सीजन को रिएक्ट करते थे किसी नॉन मेटल के साथ में। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो कार्बन और ऑक्सीजन को आप रिएक्ट करते हो और तो इससे हमारा बन जाता है CO2। अगर आप इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो हमारा क्या एक कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, ये हमारा एक एसिडिक ऑक्साइड का प्रॉपर्टी जैसा शो करेगा। तो जिस वजह से बोला जाता है कि रिएक्शन आप जब भी करवाओगे ऑक्सीजन के साथ अगर किसी नॉन मेटल को, तो ये हमारा एक तो एसिडिक या तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। उसके बाद आप देखोगे कि जो हमारे जो नॉन मेटल होता था वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन जो कभी कभार कोई एक दो एलिमेंट ऐसा मिल जाता था, मतलब कि नॉन मेटल ऐसा मिल जाता था जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट बना, मतलब कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता था। तो वही रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। तो इन सारे टॉपिक्स के बाद में हमारा एक अगला लास्ट टॉपिक बच जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जरूरत क्यों है कि धातुओं का निष्कर्षण। तो जो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में आपको देखने के लिए नहीं मिलते। जो भी आपको मेटल्स देखने को मिलता है वो एक तो और के यानी कि एस के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, या उसमें आपको कई सारे और भी इम्प्योरिटीज आपको देखने को मिलते हैं। तो मान लो अगर आपको कहीं पे कोई मेटल मिल गया, अगर मान लो जैसे आपको सोना मिल जाता है तो आप उसे डायरेक्टली कहीं पे ले जाकर बेच नहीं सकते, क्योंकि उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज होती है। तो उन सभी इम्प्योरिटीज को आप जब क्लियर करोगे तब आप उसे प्योर फॉर्म में ला सकते हो। उसके बाद आप उसका यूज़ एक तो कर पाओगे ज्वेलरी बनाने में या फिर कई सारी चीज़ों में। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन का नीड होता है उसे प्योर फॉर्म में लाने के लिए। तो इसमें क्या है कि उसका जो निष्कर्षण है, मतलब एक्सट्रैक्शन और के फॉर्म में रहता है, तो उसे एक्सट्रैक्ट आप कैसे करोगे। तो इसका एक्सट्रैक्शन होता है कई सारे स्टेप्स के थ्रू। इसका एक्सट्रैक्शन अब मान लो किसके थ्रू होता है कि रिएक्टिविटी के हिसाब से होता है। जैसे अगर कोई आपके पास कोई ऐसा मेटल है जिसका रिएक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा है, तो उसका जो एक्सट्रैक्शन का मेथड होगा वो अलग होगा, और जो लो रिएक्टिव होगा उसका एक्सट्रैक्शन का मेथड अलग होगा, जो मॉडरेट होगा उसका एक्सट्रैक्शन का मेथड अलग होगा। तो इसमें जो हमारा पहला स्टेप है तो वो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब कि जो अयस्क फॉर्म में आपको देखने को मिलता है उससे आपको सबसे पहले क्या करना है कि रिमूव करना है उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज, मतलब कि अलग से जितने सारी चीज़ें होंगी जो कि बिना काम के जो चीज़ें अशुद्धियाँ हैं उस सभी को आप और से अलग करोगे। उसके बाद आप इसे अलग, मतलब कि इसके बाद आप अगले प्रोसेस में जाओगे। तो उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद आता है रिडक्शन। जब आप इम्प्योरिटीज हटाओगे उसके बाद हमारा आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय हीटिंग और यूजिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला जो स्टेप था उसमें क्या किया कि जो ओर था, मतलब जो अयस्क होगा उससे आप क्या करोगे कि जो इम्प्योरिटीज अशुद्धियाँ थे उसे आप हटा दोगे। उसके बाद हमारा आता है रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन प्रोसेस में आप क्या करोगे कि आपको उस ओर को आप हीट करोगे या फिर कोई रिड्यूसिंग एजेंट लोगे जिससे कि वो रिड्यूस हो जाए और अलग अलग चीज़ों में मतलब कि टूट जाए, प्रोडक्ट अलग अलग बने। उसी तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे हाई रिएक्टिव मेटल है जिसमें आपका सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, तो इसे आप एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे इसके ओर से। तो इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन कंपाउंड्स, यानी कि इसका जो पोटेशियम और सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि पहले उसका जो ओर होगा, मतलब मान लो यहाँ पे आपका सोडियम है और ये पोटेशियम का आपको ओर मिल जाता है, मतलब कि एक अयस्क का देखने को मिलता है। तो आप इसमें क्या है कि बहुत सारे ये मेटल सोडियम और पोटेशियम तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या है कि बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी है। सबसे पहले जो पहला स्टेप था उसमें क्या करेंगे कि जो इम्प्योरिटीज थी उन सभी को आप हटाओगे। देन आपका बचता है इम्प्योरिटीज हट गई, उसके बाद आपका और फॉर्म भी बच रहा है जिसमें कि सोडियम और पोटेशियम, मतलब कि सोडियम है तो आप इसे मान लो यहाँ पे मिट्टी के साथ में है तो इसे सोइल के साथ में है हमारा सोडियम।
तो आप इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसे हीट दोगे, मतलब इसे आप हीट करोगे और मतलब कि कोई ऐसे मतलब वाटर में डिजोल्व कर लिए और वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप वहाँ से कई सारे कंपाउंड बनेंगे और सोडियम हमारा अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है उन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू अलग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉडरेट मतलब कि जिनका जो रिएक्टिविटी होता है वो थोड़ा मीडियम देखने को मिलता है, उसे कैसे अलग करोगे, और जो लो रिएक्टिव होता है उसे कैसे अलग करोगे। तो इसके बाद हम देखते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो होता है, जिसमें हमारा फेरस आ गया और जिंक आ गया। तो इसे आप एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? तो इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है उसके एक्सट्रैक्शन में आपका क्या देखने को मिलता है, जो इनके एक्सट्रैक्शन में आपका कार्बन का यूज़ किया जाता है। तो कार्बन का यूज़ करके आप इसे रिड्यूस करोगे और आपका फेरस और जिंक अलग हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है लो रिएक्टिव मेटल्स यानी कि जिसमें सिल्वर और गोल्ड आते हैं। तो आप कैसे इन सभी को इनके ओर से अलग करोगे? तो इसमें हमारा क्या है कि ये जो सिल्वर और गोल्ड है वो हमारा क्या होता है कि फ्री स्टेट में तो पाए जाते हैं, और इन्हें या तो फिर आप इसे क्या करोगे, रिड्यूस करने मतलब कि उनके और फॉर्म में से हटाने के लिए आप डायरेक्टली उसे वाटर के साथ डिजोल्व कर दोगे और हीट करोगे, तो जिससे वो हमारे क्या होगा, प्योर फॉर्म में आपको ये मिल जाएंगे। तो ये सारे मेथड्स हैं जो कि इनके रिएक्टिविटी के बेस पे मेथड जो मेटल्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो ये जो नॉलेज है वो आपको कभी शायद काम आ जाए, तो इसका यूज़ आप देख सकते हो कि जो मेटल्स है वो कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप यूट्यूब में और भी कई सारे आपको एनिमेशन वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो आप उन सभी का यूज़ करके आप इस मेटल के एक्सट्रैक्शन को आराम से समझ सकते हो। तो आज के इस मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर में इतने ही। तो इस तरह हमने सारे जो मेन टॉपिक्स है वो कवर कर लिया, और जो आपको एक दो जो टॉपिक्स यानी कि नोट फॉर्म में जो हो सकते हैं वो आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हो। और बाकी ये सारे जो चैप्टर थे उसमें हमने ये सारे जो टॉपिक्स थे उन सभी को कवर कर लिए। तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ चैप्टर की ओर। तो फोर्थ चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन और उसके कंपाउंड पढ़ेंगे। तो कार्बन की केमिस्ट्री तो आप बहुत ही आप उसको डीपली आपको पढ़ना होगा। इस क्लास 10th में आपको कार्बन पढ़ना है और उसके कुछ कंपाउंड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसमें आपको वैलेंसी वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। तो जब आप आगे 11th और 12th क्लास में जाओगे तो आपको उसका एक अलग से आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। उसमें आप कार्बन की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, कार्बन के साथ कौन सा आप एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, और उसके स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी अदर वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।